नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। देखिए, पृथ्वी पर जो मनुष्य का अस्तित्व था वह लगभग 10 लाख वर्षों से है, किंतु ज्ञानी मानव जो होमो सेपियंस कहलाते हैं उनका प्रवेश 30 से 40 हजार वर्ष पहले हुआ। जो अभी आधुनिक मानव हैं उनके जो हाल के पूर्वज थे वो क्रो मैग्नन थे। क्रो मैग्नन। हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भाग में बाँट कर देखते हैं। जो एंशिएंट हिस्टोरिक फेज है, एंशिएंट हिस्टोरिक फेज, इसको हम लोग 3 भाग में बाँटते हैं। पहला भाग हो गया प्री हिस्टोरिक फेज, प्री हिस्टोरिक फेज, प्री हिस्टोरिक फेज जिसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में वैसे काल शामिल हैं जिनका कि लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, अर्थात जैसे कि पाषाण काल हो गए, तो इसमें पाषाण काल वगैरह आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोटो हिस्टोरिक फेज, प्रोटो हिस्टोरिक फेज, प्रोटो हिस्टोरिक फेज अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में ऐसे काल का हिस्ट्री है जिसका कि लिखित साक्ष्य मौजूद है, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, आईबीसी, वैदिक काल का इतिहास हो गया, तो इसमें ये शामिल है। उसके बाद हम लोग आते हैं हिस्टोरिक फेज। हिस्टोरिक फेज, इसके तहत में ऐसे काल का इतिहास शामिल है जिसका कि लिखित साक्ष्य मौजूद है और उसे अब पढ़ा भी जा चुका है, अर्थात रेस्ट ऑफ हिस्ट्री जो है वो इसमें आता है, शामिल है। जैसे कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ले लें, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से जब से मगध काल का इतिहास स्टार्ट होता है, वहां से हमारा जो हिस्ट्री है वो काफी सिंक्रोनाइज वे में है। उसके बाद हम लोग देखें, हम लोग इसी में पहला टॉपिक ले रहे हैं पाषाण काल। तो हम लोग पाषाण काल का विभाजन करते हैं। पाषाण काल के 3 फेज हैं, जैसे कि पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक एज, और नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। नव पाषाण काल हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पूरा पाषाण काल पर आते हैं, लेकिन पूरा पाषाण काल देखने से पहले एक हम लोग नोट देख लेते हैं कि हमारा जो भारत में जो पाषाण काल की सभ्यता का जो खोज प्रारंभ होता है उसका श्रेय जाता है रॉबर्ट बुशफ्रूट को। रॉबर्ट ब्रूसफुट, जो इंग्लैंड के इतिहासकार थे, और इन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। अब हम लोग आते हैं पूरा पाषाण काल और एक एक करके हम लोग टॉपिक को देखते हैं। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को देखें तो इस समय में लोग एक जगह पर जमा होते थे, उस जगह के कंदमूल, फल फूल वगैरह को जमा करके, और जब तक वह समाप्त नहीं हो जाता था तब तक वह वहां पर रहते थे। उसके बाद फिर वह आगे फर्दर बढ़ जाते थे, और इस समय में थोड़ा शिकार विकार भी होने लगा था। तो
जो मुख्य इस काल को जाना जाता है वह आखेटक युग के रूप में भी जाना जाता है, आखेटक काल कहा जाता है, या इसको खाद्य संग्राहक काल भी कह सकते हैं हम लोग, खाद्य संग्राहक काल। उसके बाद जो इस काल की प्रमुख विशेषता थी वो था आग का आविष्कार। आग का आविष्कार, आग के आविष्कार से संबंधित बहुत सारी दंत कथाएं हैं कि जंगल में पे टहनियां आपस में रगड़ खाई होंगी तो आग जल गया होगा। लेकिन हम लोग आगे जाकर के देखेंगे कि आग का आविष्कार तो हो गया, लेकिन उसका कंट्रोल्ड यूज जो है वो नवपाषाण काल में स्टार्ट होता है। हम लोग भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत में इस काल का जो सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था वह नर्मदा घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। अर्थात जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है आपका, वहां से इस काल के पहला साक्ष्य प्राप्त होता है। और इस समय में जो है लोग जो है वो निग्रेटो प्रजाति के भारत में पाए जाते थे, निग्रेटो प्रजाति के लोग। जो भारत में सबसे प्राचीनतम चित्रकला प्राप्त हुआ है वह भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका से, भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका में गुफा चित्र प्राप्त हुआ है। यह मध्य प्रदेश का राजसेन जिला है, वहां से वहां पर भीमबेटका है। भीमबेटका में गुफा चित्र प्राप्त हुआ है। जाहिर सी बात है, लोग आश्रय लेने के लिए गुफाओं में छिपते होंगे और गुफा में वे रह रहे हैं तो उन्होंने चित्रकारी वहां पर प्रारंभ की। तो हम लोग इंपॉर्टेंट पेलियोलिथिक साइट जो भारत में है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर एक भारत का कंक्रीट मैप ड्रॉ किया जाए तो इसमें हम लोग देखें यूपी में जो इंपॉर्टेंट प्लेस थे, यूपी में सिंगरौली, सिंगरौली घाटी, सिंगरौली घाटी क्षेत्र जो कि मिर्जापुर के आसपास है, वो इंपॉर्टेंट साइट हो गया। उसके बाद बेलन, बेलन घाटी, बेलन घाटी यह इलाहाबाद के आसपास, इलाहाबाद के आसपास। उसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश में एक साइट देख चुके हैं हम लोग भीमबेटका, भीमबेटका देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग महाराष्ट्र के आसपास में एक स्पेस है बोरी, बोरी महाराष्ट्र। और आपका जो हम लोग भारत कहते हैं तो उसका मतलब होता है भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में यहाँ पर जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहां पर से एक साइट प्राप्त हुआ है सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी। ये पंजाब प्रांत पाकिस्तान में अभी वर्तमान में है। और कुछ चेन्नई से भी जो मद्रास है वहां से भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये था आपका पेलियोलिथिक साइट, इंपॉर्टेंट पेलियोलिथिक साइट भारत में। उसके बाद हम लोग मध्य पाषाण काल को देखते हैं, मध्य पाषाण काल। मीजोलिथिक एज, देखिए इस काल में आते आते पत्थरों का इस्तेमाल में थोड़ा सा एडवांसमेंट आ गया। पहले बड़े साइज के पत्थर यूज होते थे, अगर किसी जानवर को मारना है तो पत्थर फेंक कर, बड़े साइज के पत्थर फेंक कर मारा जाता था। लेकिन इस समय तक में पत्थरों के जो नुकीले हथियार थे वो बनाए जाने लगे। तो जो पत्थर के नुकीले हथियार बनाए जाते थे उस समय उन्हें लघु आश्म कहा जाता था, लघु आश्म कहा जाता था, माइक्रोलिथ, लघु आश्म कहा जाता था। इस समय में पशुपालन का थोड़ा विकास हो गया था, पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त होने लगे हैं इस काल में। तो इस काल की जो एक प्रमुख विशेषता हो गई पशुपालन, पशुपालन का विकास हो गया था। और पशुपालन का विकास हुआ, इसका विश्व में सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो प्राप्त होता है मेहरगढ़ बलूचिस्तान से।
मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, आप इसको याद रखेंगे। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान है वहां से प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट बलूचिस्तान, तो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग भारत में हम लोग बात करें, भारत में जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो दो जगह है, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ जिला और राजस्थान का बागौर जिला। तो यानी कि भारत में जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है इंडिया में वो बागौर राजस्थान वहां से प्राप्त हुआ है, और आदमगढ़ जिला, आदमगढ़ नाम से ही स्पष्ट है कि आदम प्रजाति यहाँ पाई गई होगी, इसलिए वहां पर का नाम आदमगढ़ पड़ा बाद में। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो पहला जानवर था जिसे कि पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। कुत्ता से हमारा बहुत पुराना रिलेशन है, तो हम लोग कुत्ता को पहला जानवर था जिसे पालतू बनाया गया। देखिए जो मेसोलिथिक एज में अस्थि पंजर के अवशेष प्राप्त होने लगे थे, तो अस्थि पंजर का जो अवशेष था वह यूपी के दो इंपॉर्टेंट जगह से प्राप्त हुआ है। तो यानी कि अस्थि पंजर जो है वो प्राप्त हुआ है एक यूपी का जो है सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, ये इंपॉर्टेंट साइट है। और दूसरा है महदहा, महदहा दोनों यूपी में है, तो यहाँ से हमारा अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम लोग देखें तो महदहा जो एक इम्पोर्टेंट जगह है, अभी हाल फिलहाल में यूपी पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था कि कहाँ से जो है बड़ी संख्या में हड्डी निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर से महदहा से हड्डी निर्मित औजार भी प्राप्त हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में हड्डी निर्मित औजार भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम लोग एक इम्पोर्टेंट साइट देखें, यूपी का ही साइट है दमदमा, दमदमा, दमदमा यूपी में ही है, और यहाँ से जो है एक ही कब्र में 3 मनुष्य का शव प्राप्त हुआ है। एक ही मतलब एक ही कब्र में 3 मनुष्य का मानव कंकाल प्राप्त हुआ है, तो इम्पोर्टेंट प्लेस है। अब हम लोग इम्पोर्टेंट जो मेसोलिथिक साइट है उसका हम लोग एक बार मैप पर देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट मेसोलिथिक साइट है उसको हम लोग एक बार देखते हैं। मैप पर देखने से क्या होता है कि आपके दिमाग में वह बैठ जाता है, और दिमाग में अगर एक बार बैठ जाएगा तो आपको वो विस्मृत नहीं होगा। यूपी का 3 जगह आ गया ना, सराय नाहर राय, सराय नाहर राय आ गया। उसके बाद हम लोगों ने दमदमा देखा था, महदहा देखा था, तो यूपी का जगह हो गया। उसके बाद हम लोग एमपी मध्य प्रदेश में देखें तो भीमबेटका में लोग वहां पर रह रहे थे, तो भीमबेटका एक इंपॉर्टेंट साइट हो गया, वहां से भी प्राप्त होता है। एक आदमगढ़, आदमगढ़ गुजरात से एक साइट इंपॉर्टेंट साइट प्राप्त होता है लंगनाज, लंगनाज ये आपका गुजरात से प्राप्त हो गया। उसके बाद हम लोग राजस्थान में बागौर, बागौर राजस्थान, तो ये इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट हो गए आपके। हम लोग आते हैं अब नवपाषाण काल पे, तो नवपाषाण काल को हम लोग एक बार देखते हैं। नवपाषाण काल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत प्रश्न रहते हैं। नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। देखिए नवपाषाण काल में और भी ज्यादा एडवांसमेंट आ गया। इस समय में पत्थरों के छोटे हथियार से भी एडवांस हथियार यूज होने लगा, जैसे कि हम लोग गुलेल टाइप का हथियार यूज करते हैं, उसको डार्क ट्रैप रॉक कहते हैं, डार्क ट्रैप रॉक, डार्क ट्रैप रॉक टाइप के हथियार यूज होने लगे। मतलब एक विशेष प्रकार का हथियार है नवपाषाण काल का, जिसको कि हम लोग डार्क ट्रैप रॉक नाम दिए हैं। उसके बाद इसमें पॉलिश का भी यूज होने लगा था, तो पॉलिश का भी। नवपाषाण काल की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वो था कृषि का विकास, कृषि का विकास। देखिए अभी तक तो लोग खाद्य संग्राहक थे,
खाद्य संग्राहक थे, एक जगह पर ही स्थिर नहीं रह पाते थे, जीवन में स्थायित्व तो नहीं था। लेकिन कृषि के विकास होने के बाद लोगों के जीवन में स्थायित्व आ गया, लोगों के जीवन में स्थायित्व आ गया। खेती के लिए आपको 3-4 महीने एक जगह पर टिकना होता है। नदी किनारे वे रहते थे, अपना घर बनाने लगे, एक जगह खेती किया और वहीं पर उनका जो है वो रहना हो गया, यानी कि जीवन में स्थायित्व आ गया। कृषि के क्षेत्र में देखें तो सबसे पहला जो अनाज था, जो मानव मानव द्वारा उपजाया गया था, वह जौ था, जो कि 8000 ईस्वी पूर्व का इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है भूमध्य सागर के पास से। उसके बाद से जौ के बाद से आपको गेहूं, चावल, मक्का, अन्य फसलों की खेती होनी शुरू हो गई। देखिए, जो हम लोग जीवन में स्थायित्व आया, इसका प्रमाण भी प्राप्त होता है। इसका जीवन में, विश्व में अगर हम लोग देखें साइट, तो मेहरगढ़ ऐसा साइट था जहां पर से कि मानव के अस्थायी जीवन का प्रमाण प्राप्त होता है। तो मेहरगढ़ हम लोगों ने बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट साइट है, जो बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में। और मेहरगढ़ से हमारा अस्थायी जीवन का पहला प्रमाण प्राप्त होता है। ये अब हम लोग कृषि का जो पहला साक्ष्य था, कृषि का पहला साक्ष्य वो कहां से प्राप्त होता है? तो कृषि का पहला साक्ष्य भी आपको जो है मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। तो यानी कि कृषि का साक्ष्य जो विश्व लेवल पे हम लोग देखें तो साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। लेकिन जो नवीनतम खोज हुई है, जो अभी के इतिहासविद खोज कर रहे हैं, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में ये जो मेहरगढ़ था, यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व का साक्ष्य प्राप्त होता है खेती का। लेकिन इससे पहले भी भारतीय उपमहाद्वीप में खेती होती थी, ऐसा नवीन खोजों से पता चलता है। जो नए इतिहासविद हैं वो बताते हैं कि यूपी में एक साइट था लहुरा देव यूपी में, वहां पर से जो है 9000 ईस्वी पूर्व का ही जो है प्रमाण प्राप्त होता है कि यहाँ पर खेती होती होगी। तो हम लोग अगर प्रश्न में आपके सेटर जो है वो लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों डाल देगा, तो वह आपसे जानने का प्रयास कर रहा है कि आप करंट के साथ में अटैच है कि नहीं, तो आप लहुरा देव मारेंगे। लेकिन यदि मान के चलिए कि कोई नवीन जो खोज हुई है उसके बारे में नहीं जान रहा है, तो वह प्रश्न सेटर जो है मेहरगढ़ को ऑप्शन में रखेगा। तो अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो आप मेहरगढ़ को ऑप्शन में देंगे। लेकिन अगर लहुरा देव ऑप्शन में है तो आप लहुरा देव को टच करेंगे। हम लोग अब देखें कि चावल का पहला साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है। तो चावल का पहला साक्ष्य प्राप्त होता है कोलडिहवा से, जो कि यूपी में है। कोलडिहवा यूपी में है, यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर से हम लोग देख चुके कि खेती से संबंधित क्या विकास हुए थे नवपाषाण काल में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नवपाषाण काल में साउथ इंडिया जो है वर्तमान में, वहां पर एक परंपरा प्रसिद्ध थी कि वे लोग जो है सब को दफनाते थे और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख देते थे, जिसको कि मेगालिथ कहा जाता था। मेगालिथ कहा जाता था, जिसको महापाषाण का प्रयोग करते थे वे लोग। सब से संबंधित देखें तो जम्मू कश्मीर में एक जगह है, जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम, वहां पर से जो है मानव के साथ साथ कुत्ता का भी जो अस्थि पंजर पाया गया है। यानी कि मानव और कुत्ता का काफी पुराना संबंध है। तो इसका पता जो है बुर्ज होम से भी पता चल जाता है कि मानव की मृत्यु के बाद उसका पालतू कुत्ता को भी उसके साथ दफन कर दिया जाता था। यही बुर्ज होम है जहां से कि गर्त आवास का भी प्रमाण प्राप्त होता है। गर्त आवास यानी कि बेसमेंट टाइप का घर, जो कि जमीन के अंदर वाला घर है। देखिए, नवपाषाण से संबंधित एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है और हाल में पूछा गया प्रश्न है कि कर्नाटक में एक जगह है संगन कल्लू, यहाँ से जो है ये कर्नाटक में है
और यहाँ से राख का टीला प्राप्त हुआ है, राख का टीला, तो इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद हम लोग देख चुके थे कि आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल की देन है, लेकिन आग का जो कंट्रोल्ड यूज था, आग का कंट्रोल्ड यूज मतलब आग पर अगर नियंत्रण नहीं हो तो फिर आग का यूज करने का कोई फायदा नहीं हुआ, वह आपके संस्कृति को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो आग का को कंट्रोल करना लोगों ने सीखा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता कि पहिया का खोज हो गया था, पहिया या चाक का खोज हो गया था। जाहिर सी बात है, पहिया के खोज होने के बाद यातायात में सुविधा हुई होगी और लोग जो है एक बड़े पैमाने पर भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाए होंगे, यानी कि व्यापार का अब धीरे धीरे प्रारंभ होगा। उसके बाद चाक के आविष्कार से लोग मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, कुंभकारी का विकास हुआ, मृदभांड बनने लगे। तो मृदभांड जो है या मिट्टी का बर्तन जो है वो सभ्यता का पहचान होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे पीजीडब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू, ये सब टाइप के बर्तन हैं जो कि हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। तो अब हम लोग इम्पोर्टेंट जो साइट है, जो नियोलिथिक साइट है, उसको देख लेते हैं एक बार। इम्पोर्टेंट साइट में हम लोग पहला साइट तो हम लोग देख चुके हैं क्योंकि जो है बुर्ज होम, जहां पर से कि मानव के साथ कुत्ता का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ था, साथ ही साथ गर्त आवास प्राप्त हुआ था, ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद हम लोग यूपी में एक जगह देखे थे लहुरा देव, जहां से कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। उसके बाद हम लोग कोल्डिहवा देखे थे, जहां से कि चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। बिहार में यहाँ पर जो है बिहार से एक इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट है चिरांद। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक इम्पोर्टेंट साइट हो गया। उसके बाद हम लोग कर्नाटक में एक साइट देखे थे संगन कल्लू देखे थे। एक और साइट है जहां पर से कि नियोलिथिक चीज प्राप्त होती है, जिसे बेलारी है, वो बेलारी से। उसके बाद हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो मेहरगढ़ से बहुत ज्यादा प्रमाण प्राप्त हुआ था, मेहरगढ़ बलूचिस्तान। तो काफी इंपॉर्टेंट जगह है। देखिए बलूचिस्तान मेहरगढ़ का जो एरिया है, यहाँ पर से ही कहिए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का यहाँ कहिए तो यहाँ पर से विकास प्रारंभ हुआ था। एक भारतीय इतिहासविद हैं अमलानंद घोष, वो वे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में भी बताते हैं कि यहीं पर ये सभ्यता पनपी थी, यानी कि मेहरगढ़ के पास में वो विकास हुआ और फिर बाद में आकर के जो सिंधु क्षेत्र था वहां पर लोग बसे थे। तो ये इम्पोर्टेंट आपका हो गया पाषाण काल। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थोड़ा सा धातु युग को, जिसमें कि ताम्र पाषाण युग देखेंगे, और हम लोग देखेंगे कि कैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि भारत में पुरातत्व से संबंधित खोजों को देखता है, पुरातत्व से संबंधित स्थलों को देखता है, वो अस्तित्व में आया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच बताइए, तब मैं मोटिवेट होऊंगा और इसी प्रकार के मैं आपको क्लासेस लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।